हेलो दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश जो है काफ़ी न्यूज़ में है। वहाँ पे आपको पता है कि सत्ता जो है शेख हसीना के हाथ में थी, लेकिन जो है कुछ ऐसा अनरेस्ट शुरू हुआ, सिविल अनरेस्ट, जिसके कारण सत्ता जो है छोड़ के उनको देश से भागना पड़ा। आप ये देखिए कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तो सिविल सर्विसेज का मेंस है आपका 2024 का, जो 20 सितंबर से शुरू होने वाला है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपका इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि ये प्री जो है बीपीएससी का प्री भी होने वाला है। तो उसमें आप देखेंगे कि बीपीएससी के प्री में डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन मैप से क्वेश्चन उससे जरूर पूछ सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जैसे आप बांग्लादेश है तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि सीमाएं बांग्लादेश की किससे मिलती हैं, और खास करके जो इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया के कौन कौन स्टेट से इसकी जो है सीमाएं मिल रही हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कि इंडिया से पूरा आप देखेंगे यहीं पे बांग्लादेश है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश का। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, एक तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे एक जनरल एस्पेक्ट भी आपको जानना चाहिए कि भारत का बहुत अच्छा पड़ोसी देश है और अच्छे रिलेशन है हमारे बांग्लादेश से। तो आप देखते हैं कि बांग्लादेश का जो क्राइसिस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बांग्लादेश में क्राइसिस क्यों शुरू हुई। तो पहले देखते हैं कि व्हाट क्राइसिस क्या है, पहले ये समझेंगे, फिर वाई ये क्राइसिस क्यों हुई, और देन समझेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड जो है इससे कैसे इसमें जो है देख रहा है, और किस तरह से इसके फ्यूचर एस्पेक्ट को समझा जा सकता है कि भारत के साथ कैसे रिलेशन होंगे, और एज अ पूरा एक बांग्लादेश एक कंट्री के रूप में पूरे वर्ल्ड पे किस तरह से प्रभाव डाल सकता है। तो यूएस का देखेंगे क्या इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट क्यों? क्योंकि आप पूरा अगर पर्सपेक्टिव समझेंगे बांग्लादेश का, तो उसमें जो है इस अगर रीजन को नहीं समझेंगे तो फिर आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि क्या कारण रहा। सबसे पहले देखते हैं कि वहां पे रिजर्वेशन कोटा है। रिजर्वेशन कोटा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी होती है, हमारे यहाँ भी है, भारत में भी है रिजर्वेशन का, और वहां भी फैसिलिटी है। तो टोटल जितना सर्विसेज है उसका जो है आपका 56% जो है गवर्नमेंट में जो है ये रिजर्वेशन दिया गया है, खास करके शेख हसीना के काल से ही दिया गया है इसको। तब देखते हैं कि जो क्या क्या मिला है इसको। 30% में जो सबसे बड़ा भाग है, और सबसे ज़्यादा जो इसके लिए भी लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी वहाँ पे, कि फ्रीडम फाइटर जो थे उनके या तो सन को या ग्रैंड सन को उसको जो दिया जाए, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और आपको पता है कि ये पूरे टोटल पॉपुलेशन का 0.02% ही है, बहुत कम है, लेकिन उनको 30% रिजर्वेशन दिया जाता था। 10% जो है वुमेन को है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन को 5%, सॉरी 10% है, फिर 5% दिया गया, फिर डिसेबल पीपल को जो है आपका 1% दिया गया। तो एक बार आप देख लीजिएगा उसका कि कोटा सिस्टम इस तरह से किया गया था। दूसरा चीज है जो आपका कि 2013 में, अब इसके खिलाफ जो है समय समय पे प्रोटेस्ट शुरू होते रहे हैं। तो सबसे पहले 2013 में हुआ था। 2013 में जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ स्टूडेंट का, उनका डिमांड था कि जो है ये सिस्टम को हटाया जाए, रिजर्वेशन सिस्टम को, और सिस्टम को मेरिट बेस्ड पे किया जाए, मतलब सबके लिए एक समान रहना चाहिए, और सब जो है एक जिस तरह से एग्जामिनेशन होता है मेरिट बेस्ड पे ही सब आए इसमें। लेकिन क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था उस समय उसको उसमें कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आया, और मतलब वो खत्म हो गया। फिर लेकिन 2018 में ये मूवमेंट शुरू हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं था 2013 का। 2018 में फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट था वो बहुत इंटेंस था, स्टूडेंट लोग सारे सड़कों पे आ गए जितने एम्प्लॉयड। तो ये क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। तब सरकार जो है यहाँ पे शेख हसीना की ही सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए स्क्रैप करने के लिए रिजर्वेशन को, उसके लिए वो राजी हो गई कि कोटा सिस्टम को स्क्रैप कर दिया जाए, और वहाँ पे कर भी दिया गया स्क्रैप। लेकिन अब देखिए उसमें क्या हुआ, वो लोग जो जिनको उनसे हानि हो रही थी वो क्या किए, वो चले गए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो 2000 मतलब सॉरी 5 जून को उनका डिसीजन आया, और ये कहा गया कि जो कोटा सिस्टम है, मतलब रिजर्वेशन जो 56% दिया जा रहा है सर्विसेज में, वो जो है वो एज इट इज रहेगा, उसको अपहेल्ड किया गया। अब ये जब डिसीजन 5 जून 2024 को आया, तो उसके बाद देखिए लोग सड़कों पे आ गए और प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब दिक्कत कहाँ पे हुई, यहाँ पे सरकार से हैंडल नहीं सही से किया गया। क्योंकि अब जैसे ऐसा सिचुएशन किसी के सामने हो जाए और इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसके लिए पहले भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो इसमें करना क्या चाहिए था कि
एक टेबल पे बुला के स्टूडेंट के जो लीडर हैं उनसे बात करना चाहिए था और इसे समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि हम इसके खिलाफ जो है चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस तरह से जो है वो सिस्टम खत्म किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे? अब देखिए, यहीं से सारी जो समस्या की जड़ शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। किया क्या उन्होंने, हैंडल कैसे किया? सप्रेशन, बुरी तरह से उसको सप्रेस किया गया। जो आंदोलन था उसको बुरी तरह से दबाया गया, जो पुलिस पावर थी उसको पूरी तरह से यूज किया गया और जो उनके स्टूडेंट थे, यूनियन थे जो कि सपोर्ट करते थे इनके, शेख हसीना के करते हैं, वो छात्र लीग कहलाती है, उसको भी उसमें लगा दिया गया और बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। आपने देखा होगा, उस तरह के बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे हैं, बहुत सारे खबरें आ रही हैं, अलग अलग बताते हैं कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मारा गया, लेकिन ये अनऑफिशियली है। बट वहाँ पे जो, ये तो सही है कि वहाँ पे जो अनरेस्ट था, जो क्राइसिस थी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तब इसमें दूसरा क्या काम कर दिया इन्होंने कि राजाकार कह दिया उनको। उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम फाइटर है उनके बच्चे को नहीं दिया जाएगा आरक्षण, तो को राजाकार को दिया जाएगा। तो ये राजाकार वर्ड वहाँ के लिए बहुत डेरोगेटरी माना जाता है, एक तरह से गाली सूचक माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो राजाकार वहाँ किसको कहा जाता है, जिन्होंने, जो फ्रीडम फाइटिंग हो रही थी वहाँ पे 1971 में, तो जिन्होंने उसके विपक्ष में यानी कि पाकिस्तान के समर्थन में जो कार्य किया उसको राजाकार कहा जाता है, मतलब एक तरह से देशद्रोही कहा जाता है उनको। तो ये काफ़ी इंटेंसिफाई कर दिया गया कि हमको राजाकार कहा जा रहा है, हम इस देश की जनसंख्या और हमको अलग करके देखा जा रहा है, और इसने और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया इसको। और ये जो पूरा जो सिचुएशन था वो यहाँ तक लेके आया कि वो उनको देश छोड़ना पड़ा वहाँ से। अब देखते हैं आगे। वाई, अब इसमें हम इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी घटना को वर्तमान में समझने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को अगर देखें तो सबसे पहले उसका देखते हैं कि जो मतलब बांग्लादेश की आज़ादी है, आप सबको पता है कि पहले क्या कहा जाता था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान का ही दो पार्ट था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन 1971 में जो हुआ वहाँ पे एक आज़ादी के लिए लड़ाई हुई, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो थे आपके यहाँ पे मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिनके आपके तस्वीरों को भी देखा गया कि बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे वहाँ पे, ये बहुत न्यूज़ में आ रहा है। इनको वहाँ का राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो 1971 में जब यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने आज़ादी दिलवाई। लेकिन फिर 1975 में आप देखेंगे तो वहाँ पे मिलिट्री कूप, मतलब सैनिक अभियान चला, और जिसके कारण क्या है, पूरी फैमिली को, शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। 2 लोग बच गए, एक तो शेख हसीना और दूसरी उनकी बहन जो है वो बच गई। इसका कारण ये था कि उस समय वो इंडिया में, सॉरी, उस समय वो बांग्लादेश में नहीं थी बल्कि वो बाहर थी, इसके कारण वो बच गए। तब हम देखेंगे कि 1975 से लेकर 1971 तक जो है बहुत मिक्स्ड सिनेरियो रहा। हम आपको ये बता रहे हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी अभी कैसे, मतलब बहुत नेसेंट है, वहाँ पे जो लोकतंत्र कहते हैं वो बहुत ही नेसेंट है और पूरी तरह से वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हुई है। तब देखेंगे कि 1991 तक जो है बहुत मिक्स्ड रहा, कभी मिलिट्री आया, कभी डेमोक्रेसी आई, इस तरह से काम चला। लेकिन 1991 में 2 लोग आए, खालिदा जिया और शेख हसीना। खालिदा जिया की पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी और शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग। लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे लोकतंत्र, दो मतलब जो 2 पार्टी सिस्टम का स्थापना हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी चलेगी। लेकिन इन दोनों के बीच में देखेंगे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे खालिदा जिया है और उनके जो समर्थक हैं वो जो है एक तरह से बोला जाए तो मोर इस्लामिस्ट है, इस्लामिक कंट्री है बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पे मोर इस्लामिस्ट जो है वो क्या है, आइडियोलॉजिकली आपको खालिदा जिया की पार्टी है, नेशनलिस्ट हैं। और ये जो आवामी लीग है यानी शेख हसीना की पार्टी, वो जो है मोर डेमोक्रेटिक कहा जाता है, जिसको कि लिबरल पार्टी कही जाती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंसेज है ना, ये आप देखेंगे कि यहाँ के जो सिविल है और जो आर्मी है उनमें भी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार की सत्ता में जो समर्थक रहेंगे वो उनके समर्थक नेशनल पार्टी के आ जाएंगे, फिर इनके, तो इनके आइडियोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डिवीजन है वहाँ पे। अब देखते हैं कि इस तरह से स्थिति चली। लेकिन 1991 से जब देखेंगे आपका कैसे कैसे सत्ता में रहे यहाँ पे, तो देखेंगे 1991 से लेकर 2000
नहीं, 1991 से लेकर 1996 तक खालिदा जिया आई। फिर 1996 से 2001 तक जो है शेख हसीना रही। फिर 2001 से 2006 तक खालिदा जिया आई। और फिर यहाँ पे सिविल अनरेस्ट शुरू हुआ 2006 में। और उसके बाद जो है फिर से 2008 में, दिसंबर 2008 में जो है यहाँ पे पार्टी किसकी आई, शेख हसीना की आई। और तब से लेकर अब तक जो है शेख हसीना की पार्टी ही सत्ता में थी। और वन ऑफ द, उनको आयरन लेडी पूरा कहा जाता था, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, जो कि बहुत अच्छा काम की बांग्लादेश के लिए। और 20 साल तक सत्ता में रहने वाली वर्ल्ड की फीमेल लेडी इनमें यही हैं, जो इतने दिन सत्ता में रही, एक वुमेन मतलब फीमेल होके। तब देखिए क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि आपका जो करंट सिनेरियो है वो रहा, ये खालिदा जिया हैं। और इधर देखिए ये जो है आपकी शेख हसीना है। तो इस तरह से चीज़ें हम समझ पाए कि ये जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जो आपका करंट सिचुएशन का क्या स्थिति था, कैसे कैसे वहाँ पे पावर का टसन चला, और किस तरह से यहाँ पे जो है सत्ता में फिर आई खालिदा, ये शेख हसीना। उसके बाद से 2024 में क्या इसकी स्थिति। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हमने समझा। अब हम समझते हैं हिस्टोरिकल में सबसे पहला वही डेमोक्रेसी आपकी जो है वहाँ पे बहुत नेसेंट है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे जो है आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंसेस है। फिर सत्ता पे जो है कभी कभी सेना का बहुत ज़्यादा प्रभाव चलता है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो मिलेगा। अब देखते हैं कि पॉलिटिकली वहाँ पे क्या स्थिति थी, पॉलिटिकल कारण भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। अब देखिए जो पॉलिटिकल है वहाँ पे, सबसे पहले आप देखेंगे कि जब शेख हसीना जब सत्ता में 2008 में आई दिसंबर में, तो क्या थी, ये ग्रास रूट के लोगों का उनको समर्थन था। मीन्स कि जो टीचर थे, मिडिल क्लास थे, प्रोफेशनल थे, लॉयर थे, उन लोगों का समर्थन इनको बहुत ज़्यादा था। लेकिन पिछले एक दशक से ऐसा देखा गया कि जो शेख हसीना की पार्टी है उसमें जो है बिजनेस क्लास का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ने लगा। बस मतलब कि जो बिजनेस क्लास हैं वो पार्टी पे हावी होने लगे, और उन्होंने एक तरह से क्या है नेक्सस बना लिया। और ये इसने क्या है करप्शन को बढ़ावा दिया, और कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी जो है बहुत खराब किया। एक तरह से आप देखेंगे तो उनको डिप्टी पीएम कहा जाने लगा, जो बिजनेस क्लास वाले लोग जो इधर आके जुड़ना शुरू हुए, मतलब उनका इतना ज़्यादा प्रभाव होने लगा सत्ता में। दूसरा क्या पॉलिटिकल कारण रहा आपका कि आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, शेख हसीना ने क्या किया कि बुरी तरह से जो विपक्षी थे उनको बुरी तरह से इन्होंने दबाया। जैसे कि बीएनपी पार्टी के लोगों, उनको देखेंगे कि जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो अभी उन्होंने मोहम्मद यूनिस, इनको भी जेल में डाल दिया गया था करप्शन का चार्ज लगा के, जो कि अभी प्रधानमंत्री का ये लिए हैं। और जो भी इनके राइवरली थे उनको मरवा दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी गई। तो एक तरह से देखेंगे कि तो पॉलिटिकल एक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बन रही थी, इस तरह की कंडीशन कि एक ना एक दिन वो जो है अगेंस्ट जाता है उनके। अब चलते हैं दूसरा, इकोनॉमी। वाई में पहला हमने देखा हिस्ट्री, दूसरा देखा हमने पॉलिटिकल कारण, और तीसरा देखते हैं इकोनॉमिकल कारण, क्योंकि बिना इकोनॉमिकल कारण के बहुत बड़ा अनरेस्ट नहीं होता है। अब देख लीजिए, आप देखेंगे कि 20 साल सत्ता में रही शेख हसीना। इन्होंने पिछले मतलब जो पिछला 10 साल था इनका, अभी का 10 साल और पिछले 10 साल का तुलना करेंगे तो काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट मतलब डेवलप जो पूरे वर्ल्ड में है जीडीपी ग्रोथ रेट रहा यहाँ का। फिर एचडीआई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स देखेंगे तो उसमें भी बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया, और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में जो है बहुत आगे आया। इवन आप देखेंगे एकमात्र श्रीलंका से वो दक्षिण एशिया में पीछे है, बाकी वो बहुत आगे चला गया। और खास करके आप देखेंगे वुमेन का जो हेल्थ है और एजुकेशन है उस पर उन्होंने बहुत वर्क किया था। फिर तीसरा देखेंगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी हमारे यहाँ कैसे पूरा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, तो उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया, रोड को, रेलवे को, पोर्ट को, जिस तरह से मतलब इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ हो उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। फिर पर कैपिटा इनकम देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम वहाँ का, इतना ज़्यादा अच्छी कंडीशन थी। फिर गारमेंट एकदम वन ऑफ द बेस्ट काम, अगर आप देखेंगे अभी न्यूज़ में भी आप सुन रहे होंगे कि भारत का भी बहुत अच्छा व्यापार हुआ था, गारमेंट वहाँ का जो है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, और अभी वन ऑफ द बेस्ट था, और अभी वर्ल्ड का नंबर 1 बनने वाली थी ये कंट्री, तो ये भी वहाँ पे था। और इस तरह का अगर आप देखेंगे कि स्टैब्लिटी आई सरकार में,
तो क्या हुआ कि बाहर के लोग ने रेमिटेंसेज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया, और वहाँ पे वो उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ने क्या किया, और ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया, किसको, कि वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसको बढ़ावा दिया। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या कारण हो गया, जब इतनी अच्छी इकोनॉमी थी, और तो ऐसा क्या कारण, अभी क्या कारण बना जिसके कारण इतना अनरेस्ट शुरू हुआ। तो आपको पता है, मैंने बताया कि करप्शन जो है वहाँ पे बहुत हाई लेवल का है। मतलब जब कोई बिजनेस क्लास जब घुसना चाहता है और बिजनेस से फायदा उठाना चाहता है किसी भी देश की सरकार से, तो वहाँ पे क्या होगा, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे करप्शन का चार्ज बहुत ज़्यादा लगा कि वहाँ बढ़ गया है। फिर क्या, कोविड 19 ने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया, वहाँ भी हेल्थ सिस्टम को भी प्रभावित किया, लेकिन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया वहाँ पे, और इसके कारण जो है वहाँ पे एक अनरेस्ट शुरू हुआ था। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों, वहाँ पे बहुत यूथ अनएम्प्लॉय हैं। जैसे 170 मिलियन का पॉपुलेशन है, 170 मिलियन पॉपुलेशन में 30 मिलियन जो है आपके जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो है बेरोजगार है। तो जब बेरोजगार होते हैं तो उनके पास, या तो उनको काम दीजिए, यूथ में क्या होता है, बहुत एनर्जी होती है, अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं गलत दिशा में डाइवर्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनका एनर्जी कहाँ यूज होगा। तो आप देखिए अनरेस्ट में आ गए। फिर उसके बाद देखिए आप, वहाँ का लोकल करेंसी है टाका, जैसे हमारे यहाँ क्या है रुपया, तो यहाँ पे है लोकल करेंसी है टाका, उसमें जो है डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुआ, वो 28% गिर गया। आपने देखा होगा कि डॉलर के मुकाबले हमारा भारत का जो रुपया है वो ही बहुत ज़्यादा गिरता रहता है। अभी कुछ दिन पहले जब ये स्टॉक मार्केट में देखेंगे आया था तो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, एक दिन में बहुत डाउन हुआ था। उसी तरह से वहाँ पे टाका का डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुआ, और ये जो है 28%। फॉरेक्स रिजर्व अचानक से गिर गया जब वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई और इस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो बनने लगा, तो 44% वहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व गिर गया। और इस तरह से देखेंगे इन सब ने एक इन्फ्लेशन, जो महंगाई, मतलब जो वस्तु का दाम है वो बहुत तेजी से बढ़ा वहाँ पे, प्राइस बहुत ज़्यादा। तो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी तरफ इस तरह का सिस्टम पॉलिटिकल, और तीसरी तरफ जो है महंगाई, इन लोगों ने मिलकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राइसिस का स्थिति उत्पन्न किया, और जिसको कि शेख हसीना समय रहते हुए नहीं समझ पाई और उस पर नहीं काबू कर पाई। क्योंकि वो जो अनरेस्ट है, जो लोग सड़क पे आए, वो बहुत सारे कारणों का एक कारण जो कि उनको उस समय उभरने का मौका दिया कि आपको बहुत सारा चीज आपके अंदर चल रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा अचानक से आपके पास कारण आए तो आप क्या सड़क पे उतर जाते हैं। तो वही था, आग में घी का काम करने का किया। और इन सब का कारण क्या हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पे, देखेंगे एक्सप्लॉइटेशन, जो सिंडिकेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक तरफ सरकार की तरफ से, एक तरफ बिजनेसमैन की तरफ से, ये जो एक्सप्लॉइटेशन लोगों का, आम लोगों का शुरू हुआ, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसने कहीं ना कहीं वहां पे बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न की। अब देखते हैं कि तीसरा जो चौथा कारण था कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ के अगर डेमोग्राफिक जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो कैसा है, तो देखेंगे एक रिलीजियस जो वहाँ पे आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। कुछ लोग लिबरल हैं और कुछ लोग जो है वहाँ पे धुर इस्लामिस्ट हैं। तो इन दोनों के बाद जो टकराहट है वो हमेशा एक जो है, कभी सेना की सत्ता, कभी सेना हावी होगा, कभी डेमोक्रेसी हावी होगी। तो इस तरह डेमोग्राफी में देखेंगे कि लोगों के बीच भी इस तरह का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखता है, तो ये भी एक कारण है। अब देखिए ये जो तस्वीर है आपकी, ये दिखा रहे हैं हम, परसों का आपने अगर न्यूज़ सुना होगा, कल परसों कल ही आए थे, ये इन्होंने शपथ लिया, प्रधानमंत्री का अंतरिम गवर्नमेंट बनी है, वहां पे एक अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई है। अंतरिम गवर्नमेंट क्या होती है, अभी इलेक्शन की बात कही जाएगी, लेकिन तब तक कौन काम करेगा सत्ता में, तो सेना ने मिलके यहाँ पे, ये मोहम्मद यूनुस हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आपने देखा होगा, सुन मतलब पढ़ा होगा इसके बारे में कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन इनको भी जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अभी अभी अंतरिम गवर्नमेंट का इन्होंने ही शपथ ली है, फिर आगे का कैसे इलेक्शन किया जाएगा इस पर बातचीत करने के लिए कैसे काम होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड का, एक तो हाव में, मतलब इंडिया क्या सोचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में, क्योंकि जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्री हैं और बॉर्डर के कंट्री हैं, तो इनके लिए क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इंडिया क्या चाहेगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहेगा, डेमोक्रेसी चाहेगा, ताकि वहाँ से बात वार्ता सही से हो पाए।
जैसे अभी कहीं भी सेना का शासन होता है तो उस तरह का हमारा रिलेशन नहीं बन सकता जिस तरह से डेमोक्रेसी में संभव है। दूसरा क्या चाहेगा, स्टेबल गवर्नमेंट चाहेंगे, स्टेबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि अब इतना अनरेस्ट हो गया इस तरह से लोगों का, क्योंकि वहां पे जो इथनिक जो ये होता है ना, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यकों को भी वहाँ मारा जा रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन शुरू होती है तो कहीं ना कहीं हमारे नागरिक भी वहाँ पे हैं, मतलब कुछ जो इथनिक माइनॉरिटीज भी हैं उनके खिलाफ भी होता है। फिर वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ से, आपने सुना होगा कि बाहर वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, तो वो भी एक समस्या उत्पन्न होती है। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट में। और तीसरा क्या है, हम चाहेंगे कि कभी भी एनिमी कंट्री से जाके, ये एनिमी कंट्री लाइक चाइना, पाकिस्तान, इस तरह का कंडीशन ना बने, ताकि हम लोग का वार्ता जो करने लायक जो है हम लोग ना रहें। तो कहीं ना कहीं आप भारत, चूंकि भारत बांग्लादेश का रिलेशन बहुत अच्छा है और भारत बांग्लादेश में व्यापार भी बहुत अच्छा है, और एक दूसरे से परस्पर देखेंगे बहुत सारे जो समझौते हुए हैं वो सब भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ। तो इस तरह की कंडीशन इंडिया नहीं चाहेगा यहाँ पे। वर्ल्ड में देखेंगे तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि एक तो इंडिया में शेख हसीना रुकी हैं, तो कि कहाँ जाके वो जाएंगी, अजाइलम कहाँ होगा उनका, यूरोप जाएंगी या फिर मिडिल ईस्ट जाएंगी। तो इंडिया और सब वेट एंड वॉच की स्थिति में कि आगे क्या होता है। और दूसरा जो है यूएस जो है, इसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया है कि जो वहाँ की मिलिट्री ने बहुत पेशेंस से काम किया है। नहीं तो भी चाहती तो मिलिट्री पूरा शासन को अपने हाथ में ले सकती थी, लेकिन उन्होंने एक अंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया है, तो उसे पेशेंस का बहुत ज़्यादा सराहना की गई है। लेकिन अभी हम लोग सब पूरे वर्ल्ड एक वेट एंड वॉच की स्थिति में कि किस साइड जाएगा बांग्लादेश और उसका क्या लॉन्ग पर्सपेक्टिव क्या होगा, लॉन्ग प्रभाव क्या पड़ता है, क्या वो एक सैन्य शासन के रूप में डेवलप होगा या एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में होगा। तो ये आगे देखेंगे हम लोग जब घटना घटेगी तब। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।